गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं ईवीएस की क्लास। ईवीएस में आज हमको पढ़ना है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। क्या होता है बायोडाइवर्सिटी या किसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आल्सो कॉल्ड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल इज वन ऑफ द मोस्ट कम्प्लेक्स एंड द एसेंशियल फीचर ऑफ योर प्लांटेड एंड अर्थ। यदि बायोडाइवर्सिटी की हम बात करें, एक इम्पॉर्टेंट और आवश्यक आपका फीचर्स है हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए और हमें जीवित रहने के लिए बायोडाइवर्सिटी का होना बहुत आवश्यक है। जिसे हिंदी में जैव विविधता कहते हैं, इसे जैविक विविधता भी कहा जाता है, यानी कि बायोलॉजिकल, जो मैंने आपको बताया डाइवर्सिटी पृथ्वी की सबसे जटिल और आवश्यक विशेषताओं में से एक है। ये पृथ्वी पर जीवन की समृद्धि और विविधता का वर्णन करता है, यानी कि जो हमारे पृथ्वी पर हमारा जीवन संभव है उसके लिए कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी की आवश्यकता है। और जो बायोडाइवर्सिटी है इकोसिस्टम के अंतर्गत आने वाला एक कंपोनेंट है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का होना प्रत्येक इकोसिस्टम में जरूरी है। चाहे वो हमने इकोसिस्टम आपको पढ़ाया था, इट डिस्क्राइब द रिचेस एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। It refers to the variability between plants, animals and microorganisms, स्पाइसेस, प्रजातियां जो पाई जाती हैं कई प्रकार की, उनमें बायोडाइवर्सिटी का होना जरूरी है। लाइफ कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट बायोडाइवर्सिटी। बिना बायोडाइवर्सिटी के लाइफ हमारी रहना मुश्किल है, यानी कि कहीं ना कहीं लाइफ के लिए बायोडाइवर्सिटी का होना बहुत जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी टाइपिकली इंक्लूड ऑल टेरेस्ट्रियल, हमने पढ़ा था टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, और एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी कि वाटर, सभी के लिए मेनी अदर इकोसिस्टम इकोलॉजिकल कम्प्लेक्स of the term biodiversity was initially introduced in 1985। सबसे पहले जो बायोडाइवर्सिटी का नाम दिया गया था वो था 1985। बाय डेफिनेशन, परिभाषा की यदि बात की जाए, बायोडाइवर्सिटी रिफर टू द वेरिएशन अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम डिस्टिंक्ट सोर्सेस। विभिन्न प्रकार के जो डिस्टिंक्ट सोर्सेस हैं, यूनिक सोर्सेस, डिस्टिंक्ट मीन्स यूनिक, इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, मैरीन यानी कि समुद्री भी हो सकते हैं, सागरीय भी, और डिसर्ट यानी कि मरुस्थली, और इकोसिस्टम एंड देयर इकोलॉजिकल कम्प्लेक्स। तो कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत जितने भी इकोसिस्टम हमने पढ़े सभी में बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है विभिन्न प्रकार की प्रजातियां और एक एरिया में एक समुदाय के रूप में रहती हैं। जैसे यदि एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करूं तो बहुत प्रकार की प्रजातियां जल के अंदर रहती हैं, वो बायोडाइवर्सिटी, यानी कि कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो उसको प्रोड्यूसर के रूप में प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, कुछ सेकेंडरी कंज्यूमर। इस तरीके से एक फूड चेन बना होता है बायोडाइवर्सिटी में। और बायोडाइवर्सिटी में जब विविधता पाई जाती है तो ये हमारी लाइफ संभव है। आप देखते हैं पूरे संसार में कुछ लोग कार्निवोरस होते हैं, कुछ लोग हार्निवोरस होते हैं, यानी कि कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, कुछ लोग सर्वाहारी होते हैं, यानी कि शाखा और मांसा दोनों को वो फूड के रूप में यूज करते हैं। इस प्रकार से विभिन्नता पाई जाती है। यदि सभी लोग शाकाहारी ही रहें या सभी लोग मांसाहारी हो जाएं तो ये बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं लाइफ में हमारे क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। और जितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं उनका सबका इम्पोर्टेंस होता है, वो कहीं ना कहीं
किसी न किसी रूप में आवश्यक होती हैं। यदि हमारी प्रजातियां वो किसी तरीके से लुप्त होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं और उनके रहने के मकान डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, वो हमारे लाइफ के लिए, आगे आने वाले जनरेशन के लिए प्रॉब्लम है। इसलिए बायोडायवर्सिटी को बचाना बहुत आवश्यक है और बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए सभी प्रकार की प्रजातियों का होना आवश्यक है। जैसे कि आप जानते हैं कई प्रकार के आजकल नेटवर्क जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं, जिसके कारण कई प्रकार की जो हमारी पक्षी है वो उनको नुकसान पहुंच रहा है। और कई प्रकार के ऐसे भी हैं जो हमारे लिए कई जहाँ पे फॉरेस्ट है वहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। जब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो उस जंगल में रहने वाले वाइल्ड एनिमल हैं, जो जंगली जानवर हैं, उनके रहने का घर नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रजातियां भी लुप्त होती जा रही हैं। तो इस प्रकार से जितनी प्रजातियां हमारी लुप्त हो रही हैं उतना ज्यादा बायोडायवर्सिटी पे इफेक्ट आ रहा है, और बायोडायवर्सिटी पे इफेक्ट आएगा तो सीधा हमारी लाइफ पे भी इफेक्ट आएगा। आप हिंदी में भी इसको देख सकते हैं स्टूडेंट। दूसरे शब्दों में जैव विविधता को पृथ्वी पर या विभिन्न आवासों में रहने वाले विभिन्न जानवरों, पौधों, कवक और रोगाणुओं की प्रजातियों की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी बायोडायवर्सिटी आप बता सकते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न आवासों पर, यानी कि जंगल में, समुद्र में, नदी में, हर जगह, मरुस्थल में, जहां भी रहते हैं वहां पर विभिन्न प्रकार के जानवर, वनस्पति, पौधे पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स पाए जाते हैं, कीटाणु पाए जाते हैं। इनकी कुल संख्या वो क्या कहलाती है? बायोडायवर्सिटी। ये आप डायग्राम समझ सकते हैं, ये पूरा बायोडायवर्सिटी है, यानी कि इसके अंदर सब कुछ आता है। बायोडायवर्सिटी यानी कि उसमें प्लांट्स भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे, सारे आपके बायोडायवर्सिटी। किसी भी, चाहे वो आवास में रहते हो, घर में रहते हो या जंगल में रहते हो, चाहे वो पानी में रहते हो, चाहे वो समुद्र में रहते हो, यानी कि एनी इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम के अंतर्गत आने वाले सभी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपके किसके अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट? बायोडायवर्सिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। क्या इंपॉर्टेंस है बायोडायवर्सिटी का? बायोडायवर्सिटी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इकोसिस्टम। प्रत्येक इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम के लिए बायोडायवर्सिटी एक इम्पॉर्टेंट है। प्ले विटल रोल इन द इकोसिस्टम, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फंक्शन एंड सर्विसेज, फंक्शन और इकोसिस्टम कैसे चल रहा है? हमने इकोसिस्टम पढ़ाया था। इकोसिस्टम ही नहीं चलेगा, बायोडायवर्सिटी नहीं हो, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां नहीं होंगी तो इकोसिस्टम चल ही नहीं सकता है। उस इकोसिस्टम के फंक्शन को चलाने के लिए, उसकी सर्विसेज को पाने के लिए बायोडायवर्सिटी का होना जरूरी है। हमने एक डायग्राम देखा था, मैं आपको समझा दूं यहाँ पे। इकोसिस्टम का देखिए फूड चेन के रूप में मैंने आपको बताया था, समझिएगा। ये देखिए, यदि यहाँ प्लांट नहीं होगा तो आगे का साइकिल बंद हो जाएगा। ये मान लीजिए ये नहीं है, प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए भोजन ही नहीं मिलेगा। तो ये अलग प्रजाति हो गई, प्लांट कई प्रकार के हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर कई प्रकार के पाए जाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कई प्रकार के पाए जाते हैं, टर्टियरी कंज्यूमर कई प्रकार के पाए जाते हैं। तो जब ये कई प्रजातियां नहीं होंगी तो बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत कई प्रजातियां आती हैं। जो वो प्रजातियां नहीं होंगी तो इकोसिस्टम नहीं बनेगा और उनके भोजन की प्रॉब्लम होगी। अब छोटा सा एक पॉइंट, डीकंपोजर नहीं होगा। डीकंपोजर नहीं होगा, रिसाइकलिंग नहीं होगी। डीकंपोजर नहीं होगा, रिसाइकलिंग नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं चाहे वो कोई भी इकोसिस्टम हो, ये तो मैंने फॉरेस्ट का दिखाया, ऐसे आप जल का भी देखें, एक्वेटिक का भी देखें, सागर का भी देखें, नदी किसी का भी, यदि उनमें जो उनको भोजन जो देते हैं, जो भोजन जहां से उनको मिलता है वही नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंस है बायोडायवर्सिटी। यदि हमको इकोसिस्टम को बचाना है तो बायोडायवर्सिटी को रखना होगा। ओके, तो हम पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। एक ये मैंने आपको बताया, विभिन्न प्रकार की जो आजकल पाई जाती हैं पृथ्वी पर, बहुत सारी वनस्पतियां भी पाई जाती हैं,
उनको मेंटेन करने के लिए बहुत सी जड़ी बूटियों की भी हमको आवश्यकता पड़ती है। उन सभी के लिए हमको अपने बायोडायवर्सिटी को बचा कर रखना है। और इसके लिए जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो निम्नलिखित हैं। देखिए, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, ये इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। ईच स्पाइसेस यानी कि प्रजाति प्ले एसेंशियल रोल इन इकोसिस्टम। जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल रखती हैं कहाँ, इकोसिस्टम। दे टाइपिकली कैप्चर, वो क्या करती हैं, कैप्चर करती हैं, स्टोर द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, और एनर्जी को स्टोर करती हैं बायोलॉजिकल किसके लिए, एक्टिविटीज के लिए। एक इंपॉर्टेंट रोल, छोटा सा, सबसे प्राइमरी स्रोत हमारा क्या है, एनर्जी का, सूर्य। और वो उससे डायरेक्ट जो एनर्जी ले रहा है प्लांट। प्लांट ही नहीं होंगे, ऑक्सीजन देने वाले प्लांट ही नहीं होंगे तो हमको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा। तो एक इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी पे एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है कौन, बायोडायवर्सिटी। प्रत्येक प्रजाति इकोसिस्टम में एक आवश्यक भूमिका निभाती है। ये जैविक गतिविधियों के लिए आवश्यक ऊर्जा कैप्चर करते हैं और स्टोर करते हैं। इसके अतिरिक्त इकोसिस्टम में कार्बनिक पदार्थ का उत्पादन और विघटन करते हैं, यानी कि कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, डिकम्पोजर उसको विघटित करके फिर से रिसाइकलिंग करते हैं। इसलिए इकोसिस्टम में मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक कई सेवाएं शामिल होती हैं। प्रदान किए जाने वाली सेवाओं के बीच में विभिन्न प्रजातियों का भी संबंध होता है, और ये जो सेवाएं हमको मिलती हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार की प्रजातियों से भी हमारा रिलेशन होता है। जैसे हमको दूध कहाँ से मिलता है, हम गाय का यूज करते हैं, भैंस का यूज करते हैं, किसी न किसी जानवर पर डिपेंड है। और वो प्रजाति ही यदि खत्म हो जाए, वो प्रजाति ही ना रहे, बायोडायवर्सिटी को हम खत्म कर दें तो क्या हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसको भोजन कहाँ से मिलता है, उसको भी कहीं ना कहीं से भोजन मिलता होगा, और उसको यदि हम खत्म कर दें, उसको भोजन ही ना मिले तो प्रजाति ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो आज की डेट में लुप्त हो चुकी हैं, और उसके कई रीजन हैं, वो रीजन भी आगे हम पढ़ेंगे। ऐसे ही इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी है बायोडायवर्सिटी का। इकोनॉमिकल कैसे, हमको इससे फायदे भी कई मिलते हैं। स्टोर हाउसेस, रिसोर्सेस, मैन्युफैक्चर, फूड, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो हमको खाने को मिल रहा है, गेहूं है, चावल है, जौ है, ये सब जो हमको मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है। ऐसे मांसाहारी जो लोग हैं उनको भी जरूरत होती है, वो लोग भी यूज करते हैं। ऐसे कई जड़ी बूटियां हमको मिलती हैं। ये जो रिसोर्सेस हमको मिल रहे हैं बायोडायवर्सिटी के कारण ही मिल रहे हैं। कई प्रकार की यदि प्रजातियां नहीं होंगी, कई प्रकार के जीव जंतु नहीं होंगे तो इसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। लाइफ साइकिल, भोजन, कॉस्मेटिक उत्पाद, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो रॉ मटेरियल के रूप में यूज किए जाते हैं। फार्मेसी, बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जिनके लिए हमको स्पेशल जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है और विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की आवश्यकता होती है। अब आप एनालिसिस कर सकते हैं जो वैक्सीन बनी है वो किससे बनी, यहाँ पे मैं नहीं बता रहा, आप उसको देखिए, उसमें भी किसी न किसी प्रजाति का रोल होगा और है। तो यदि वो प्रजाति ही नहीं होती तो आज हम उसका वैक्सीन ही नहीं ले पाते। ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं जिनके लिए आवश्यक होते हैं। खाद्य पदार्थों की बात की जाए तो आपको मालूम ही है बहुत सी ऐसी फसल हैं जो हम यूज करते हैं, चना, अरहर। ऐसे पशु जैसे गाय के एग्जाम्पल दिया, मत्स्य पालन, मछली पालन हुआ, वन जंगल तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही, वो भी कहीं ना कहीं बायोडायवर्सिटी में आता है। तो इस प्रकार से ये सभी हमारे लिए बायोडायवर्सिटी एक अच्छे, फार्मेसी के लिए अच्छे जो रिसोर्सेस हैं, औषधि के लिए यूज किए जाने वाले आज की डेट में आप देख ही रहे हैं, लकड़ी है, फाइबर है, ये बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जिनको यूज किया जाता है बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत। इथिकल इम्पोर्टेंस, नैतिक तौर पे, सिंस ऑल स्पाइसेस हैव देयर रोल इन द इकोसिस्टम, जितनी भी प्रजातियां हैं सभी अपना इकोसिस्टम में रोल रखती हैं। एवरीवन हैज द राइट टू लाइफ,
human beings should not create problem for them and help them to survive. ओके यदि हम इकोसिस्टम बात करें, सभी प्रजातियां अपनी एक इम्पॉर्टेंट रोल रखती हैं, इसलिए सभी को जीने का अधिकार है। हम किसी भी प्रजाति को मनुष्य चाहे कि उसकी समस्या पैदा ना हो और उसको बचा के रखें, हमें उसका कोई अधिकार नहीं कि उसका घर हम नष्ट कर दें, जंगल नष्ट कर दें और उसको जीने न दें, उसको मार दें। ऐसा हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट कई प्रकार के उसके लिए एनजीओ भी चलाती है, कई प्रकार के रूल्स और रेगुलेशन भी बनाती है, फिर भी लोग बाग नहीं मानते हैं, कई प्रजातियों को खत्म कर देते हैं। किसी भी प्रजाति के विलुप्त होने की समस्या पैदा होने का अधिकार नहीं है और हमें ऐसा कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है किसी प्रजाति को हम विलुप्त कर दें। इसके अलावा विभिन्न संस्कृतियों, आध्यात्मिक विरासत की उपस्थिति को बनाए रखने के लिए भी हमको इनकी जरूरत है, हम जानते हैं। और मेन जो इसकी जरूरत है बैलेंसिंग, अपने संतुलन को बनाए रखना, बैलेंस करके रखने के लिए हमको बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना जरूरी है, यानी कि उसका संरक्षण करना जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण यानी कि प्लांट को बचाना, एनिमल को बचाना, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी जो हैं उनको बचाना, उनके आवास को बचाना, उनको किसी न किसी तरीके से सुरक्षित रखना। अब बायोडाइवर्सिटी, टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कितने प्रकार की बायोडाइवर्सिटी होती है, कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो देयर आर 3 टाइप एसेंशियल। बायोडाइवर्सिटी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए तीनों हम एक एक करके सीखेंगे स्टूडेंट। स्पाइसेस प्रजाति यानी कि जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है प्रजाति के आधार पर। जेनेटिक आप समझ गए होंगे कि जो जेनेटिक होता है कि जीन्स के माध्यम से जो एक के बाद एक ही प्रजाति के कई जेनेटिक पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे मेढक है, वो कई जेनेटिक उसके निकाले जा सकते हैं। आज जो पेड़ हैं उनको भी हाइब्रिड करके कई प्रजातियों में जनरेट किया जा रहा है। आज जो फसल हैं उनके लिए भी यूज किया जा रहा है। और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ स्पाइसिस बायोडाइवर्सिटी की। क्या होता है? द स्पाइसेस डाइवर्सिटी रिफर टू ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन जहां पे हो, दैट टाइपिकली मेड टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, यानी कि ऑफ स्प्रिंग, जहां कॉमन टाइप सेम पेयर लीनियर सेम एज के सेम ग्रुप वाले जहां पे प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, उसको आप क्या कह सकते हैं? स्पाइसेस बायोडाइवर्सिटी। प्रजातियों की समान जीव वाले समूह, जैसे जो आमतौर पे मिलते हैं वंशज, जैसे एक ही प्रजाति के कई लोग मिल जाते हैं। जैसे 2 मनुष्य हैं, वो अलग अलग व्यक्ति की हो सकते हैं, उनका नेचर अलग अलग हो सकता है। और एक ही जगह पे जब एक ही जैसे लोग रहते हैं तो वो आपकी क्या कहलाती है? स्पाइसेस डाइवर्सिटी। और इसमें मैं यहाँ पे बता दूं, हमारे देश में कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं और नेचुरल और एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के लिए भी आवश्यक है। वैज्ञानिकों ने कई प्रकार की प्रजातियों को एनालिसिस किया है। 5 से 10 मिलियन स्पाइसेस सर्च की गई हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन अभी कुछ ऐसी भी स्पाइसेस हैं जिनको नाम स्पेसिफाई नहीं किया गया है। हाउएवर only 1.75 million of those spices have been the named scientifically, यानी कि वैज्ञानिकों ने सिर्फ अभी 1.75 मिलियन को ही प्रजातियों का नाम दे पाए हैं। बाकी की प्रजातियों को अभी वो नहीं नाम दे पाए या उनका नामकरण नहीं कर पाए हैं। तो हमारे यहाँ तो बहुत प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। कृषि एक क्षेत्र में ऐसे पौधे, जानवर जहां प्रजातियों की कुल संख्या वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है, यानी कि उस एरिया में, उस समूह में पौधे कितने हैं, जानवर कितने हैं, उनकी कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, वो पूरा आपका क्या कहला जाएगा? स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी। जैसे इस डायग्राम में आप इस डायग्राम से पूरा समझ सकते हैं
डाइवर्सिटी ऑफ स्पाइसेस क्या है? वैरायटी ऑफ स्पाइसेस इन गिवन एरिया। इस एरिया में कई वैरायटी, कई प्रकार के घोड़े भी हैं, गीत भी है, मेढक भी है, कई प्रजातियां जो पाई जाती हैं उस एरिया में पर्टिकुलर, वो कहलाएगा स्पाइसेस बायोडाइवर्सिटी। अब यदि हम बात करें स्टूडेंट जेनेटिक की, देखिए जेनेटिक मीन्स इनहेरिटेंस, अनुवांशिक जो पाया जाता है। इट रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द जेनेटिक रिसोर्सेस ऑर्गेनिज्म, ईच इंडिविजुअल ऑफ द पर्टिकुलर स्पाइसेस डिफर फ्रॉम द अदर इन इट्स जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। यानी कि जो अब ये तो अभी था कि एक समूह में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, वो आपकी स्पाइसेस बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक यानी कि एक ही प्रजाति के कई लोग हो सकते हैं, कई उसके जेनेटिक हो सकते हैं, कई प्रकार हो सकते हैं, वो आपका कहलाएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गेहूं तो स्पाइसेस हो गई, एक प्रजाति हो गई, लेकिन गेहूं में कई प्रकार की गेहूं हो गई। यानी कि कोई अलग अलग गेहूं आता है, नंबर इतने नंबर का गेहूं, इतने नंबर का गेहूं। चावल आता है, सोनम है, सरबती है, ये जो सोनम है, सरबती है, बासमती है, ये जो है ये जेनेटिक कहलाए। है तो चावल ही वो, चावल एक प्रजाति हो गई और वो उसके क्या हो गए स्टूडेंट, जेनेटिक हो गई। तो कई जेनेटिक, जैसे मेढक है तो मेढक कई प्रकार का पाया जाएगा, ठीक है, तो जेनेटिक के आधार पर उसको डिफरेंस किया गया। व्यक्ति है, अब है तो सभी व्यक्ति मनुष्य, लेकिन वो कई प्रकार का हो सकता है, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हो सकती हैं। जैसे मैं एक डायग्राम से आपको समझाना चाहूंगा, ये देखिए बायोडाइवर्सिटी जीन्स के आधार पे डिवाइडेड हो, वैरायटी ऑफ जेनेटिक मेकअप विद इन ए स्पाइस। ये देखिए ये भी मेढक है, ये भी मेढक है सभी मेढक ही, लेकिन ये कई जेनेटिक के आधार पे इनको अलग किया गया है। वैरायटी ऑफ जेनेटिक, अलग अलग वैरायटी। इसी प्रकार से इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी होती है। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी में देखिए क्या आता है, complex network, different species present in local ecosystem, particular at in the dynamic interaction। लोकल, जो वहां पे लोकल होगा और वहां पे जो इंटरेक्शन होता है वो आपका इकोलॉजिकल। जैसे ये एक एरिया पे, मैं डायग्राम से ही डायरेक्ट आपको समझाता चल रहा हूँ। डाइवर्सिटी इकोसिस्टम, वैरायटी ऑफ द हैबिट इकोसिस्टम एंड द कम्युनिटी। एक समुदाय में लोकल में जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाएंगी वो इकोलॉजिकल, यानी कि समुद्र के अंदर, इको के अंदर, समुद्र के अंदर कितने प्रकार की प्रजातियां, कितने प्रकार के जेनेटिक जो भी होंगे वो सभी इकोलॉजिकल कहलाएंगे। पर्टिकुलर किसी जंगल के अंदर, किसी नदी के अंदर, कुएं के अंदर, इस प्रकार के जो आपके कई प्रकार की प्रजातियां होंगी और कई प्रकार के वहां जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, वो आपके कहलाएंगे इकोलॉजिकल। हमने इकोलॉजिकल पढ़ा। इकोलॉजिकल में एक बीटा, गामा और अल्फा डाइवर्सिटी भी आते हैं। इनका मतलब होता है अल्फा यानी कि जहाँ पे छोटा समुदाय हो, फिर एक मीडियम दोनों के बीच का समुदाय हो और दोनों को कनेक्ट कर रहा हो। गामा का मतलब है कि बड़े समुदाय के रूप में जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ये भी एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट, ये देखिए, इससे समझिएगा। एक समुदाय ये हुआ, अल्फा डाइवर्सिटी ऑफ द कम्युनिटी है ये, और ये आपका बीटा अल्फा और इसके बीच में जो ढलान के रूप में हो, और यहाँ पे गामा डाइवर्सिटी ये पूरी कहलाएगी। ये डायग्राम आप बना सकते हैं, बीटा डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो बायोडाइवर्सिटी है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रजाति के आधार पे, जेनेटिक के आधार पे और बायोलॉजिकल। तो आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद अब हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। बायोडाइवर्सिटी का यूज इंडिया में कहाँ पर है ये हम बात करेंगे, और कहाँ कहाँ बायोडाइवर्सिटी यूज की जाती है और कहाँ कहाँ सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है ये भी हम देखेंगे।
इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, हॉट स्पॉट भी है बायोडाइवर्सिटी इंडिया में, वो भी हम जानेंगे। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज करते हैं।